वेजलपुर नाम के एक गांव में सविता अपने पति अशोक के साथ रहा करती थी। उसकी 10 साल की बेटी भी थी जिसका नाम था मीरा। सविता और अशोक अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे। उसकी हर जरूरत और ख्वाहिश का ध्यान रखते थे। उनका परिवार एक बहुत ही खुशहाल और प्यारा सा था। पर कुछ महीनों से सविता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी भी ठीक नहीं है बेटी। माँ, तुम आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। कैसी माँ हूँ मैं, जो अपनी बच्ची का ख्याल भी नहीं रख सकती। सविता की हालत इतनी अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए मीरा ही घर का और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखा करती थी। इस बात से सविता बहुत दुखी रहती थी कि उसकी बेटी को अपने बचपन के दिनों में भी ये सब करना पड़ रहा है। चलो, आज तुम्हारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी तबीयत ठीक हो पाएगी जी। ऐसा मत कहो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं आप पे भी बोझ बन गई हूँ ना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अशोक और मीरा चाहे कितनी भी कोशिश करे, कितना भी सविता का ध्यान रखे, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन सविता ने मीरा को अपने पास बुलाया। बेटी, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, तुमने अपनी माँ का बहुत ध्यान रखा है मीरा। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। ये लो पर्स, इसे हमेशा अपने पास रखना। मैं आपके बिना क्या करूंगी माँ? तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगी बेटी। ये मेरे पर्स को हमेशा अपने पास रखना। सविता की मृत्यु को काफी समय हो गया था और मीरा आज भी अपनी माँ को बहुत याद करती थी और उस पर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, अपनी एक दोस्त से जो मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मीरा स्कूल से वापस आती है। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने खाने में क्या बनाया है? क्यों? अपनी माँ के लिए भी तो खाना बनाती थी ना, अब भी खुद ही बना ले खाना। पर मेरी माँ तो बीमार रहती थी। तो मैं क्या करूँ? तेरी नौकरानी हूँ, जाके खुद बना खाना। मैं बहुत थक गई हूँ, आप बना दीजिए ना प्लीज। मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। मीरा की नई माँ जोर से उसे 2 थप्पड़ मारती है। अब अगली बार से ये थप्पड़ याद रखना। नई माँ मीरा के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और ना ही उसके पिता को कुछ पता लगने देती थी। मीरा स्कूल खत्म करके घर पे आके सब काम भी करती और खाना भी बनाती थी। पर एक दिन मीरा को बहुत तेज बुखार हो गया और वो स्कूल से आकर बिस्तर पर सो गई। क्यों रे, आराम कर रही है? नहीं माँ, मुझे बहुत तेज बुखार है। ये लो, अब एक और नया नाटक। नहीं माँ, मुझे दवाई दे दीजिए प्लीज। चुपचाप सो जा, कुछ नहीं हुआ है, तुझे बढ़िया ही दवाई देने वाली। मीरा को आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसकी माँ उसकी देखभाल किया करती थी, हाथों से खाना खिलाया करती थी और प्यार किया करती थी। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक पर्स दिया था। वो उसे अपने अलमारी से निकालती है। माँ, तुमने कहा था तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, आ जाओ ना माँ। पर्स को गले लगाकर रोती है। तभी पर्स में से आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ बेटी। ये पर्स में से कैसी आवाज आ रही है? तुम जो भी चाहती हो वो एक कागज पर लिखकर इस पर्स में रख दो। मुझे दवाई चाहिए। मीरा के ऐसे लिखते ही पर्स के अंदर दवाई आ जाती है और जिससे मीरा ठीक हो जाती है। ये तो कोई जादुई पर्स लगता है। माँ ने सच कहा था, वो हर पल मेरे साथ रहेंगी। मीरा ने पर्स में कागज पर लिख दिया कि उसकी नई माँ को उसके पापा घर से निकाल दे क्योंकि वो उसे बहुत सताती है। बस फिर क्या था, उसकी नई माँ उसके पिता के सामने गलत बर्ताव करने लगी और तो और उसने मीरा के साथ जो भी किया वो खुद ब खुद सच बोलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप सच क्यों बोल रही हूँ? मुझे नहीं पता था तुम ऐसी औरत हो। ये कैसे हो गया? अच्छा हुआ जो मुझे सब पता लग गया। निकल जाओ मेरे घर से।
मीरा पीछे से सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं पिताजी, माँ ने मेरा ध्यान रख लिया। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। मीरा पर्स को आंख मारती है और पर्स भी। माँ चाहे आपके पास हो या नहीं, पर उन्हें अपने बच्चों की फिक्र हमेशा रहती है। इस दुनिया में माँ से ज्यादा एक बच्चे को और कोई नहीं समझ सकता। ये कहानी है रमेश और सुरेश इन दोनों भाइयों की, जो चंदनपुर में रहते थे। रमेश हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता था और दूसरी तरफ सुरेश एकदम शांत और समझदार लड़का था। ये देखो सुरेश, मैं पटाखे ले आया हूँ। इन्हें चुपचाप जाकर हमारे पड़ोसी शर्मा जी के घर डाल आते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं रमेश, ऐसा करना सही नहीं होगा, इससे उन्हें चोट पहुंच सकती है। सुरेश के लाख समझाने के बावजूद रमेश ने उसकी कोई बात नहीं मानी और पटाखे जलाकर उन्हें शर्मा जी के घर में फेंक आया। पटाखे फूटने की वजह से शर्मा जी के कपड़े और चेहरा जल गया। अरे शर्मा जी, ये क्या हुआ? अब क्या बताओ गुप्ता जी, आपके रमेश की शरारत ने मेरे शरीर में इतने छेद कर दिए हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि सांस कहाँ से लूं और पादू कहाँ से। क्या ये सब रमेश ने किया है? और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा मैंने लॉकडाउन में कोई फटे कपड़े पहनने का कोई नया फैशन शुरू किया है क्या? और ये जो मेरा चेहरा काला पड़ा है, या मैंने कोई मेकअप लगाया हुआ है? मुझे माफ कर दीजिए शर्मा जी, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। गुप्ता जी गुस्सा होकर रमेश से बात करने के लिए उनके कमरे में चले गए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रमेश, तुमने शर्मा जी के घर में पटाखे फेंके? नहीं बाबा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या शर्मा जी झूठ कह रहे हैं? सुरेश तुम बताओ, रमेश ने शर्मा जी के घर में पटाखे फेंके थे या नहीं? रमेश सुरेश को झूठ बोलने के लिए इशारा कर रहा था, लेकिन रमेश बाबा से झूठ नहीं बोल पाया। हाँ पापा, वो रमेश ने ही किया था। सुरेश, तुम्हारी शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जब तक तुम सुधर नहीं जाते, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। मैं तुम्हारे कमरे का केबल और वाईफाई बंद करवा रहा हूँ। गुप्ता जी कमरे से बाहर चले जाते हैं और रमेश सुरेश पर गुस्सा हो जाता है। क्या जरूरत थी पापा को सब कुछ बताने की? थोड़ा सा झूठ बोलते तो क्या बिगड़ जाता? झूठ बोलना बुरी बात होती है और तुम्हें मैंने ऐसा करने के लिए पहले ही मना किया था। अरे यार, अब फिर से तेरा लेक्चर मत शुरू कर। अब टीवी और वाईफाई नहीं है तो टाइम पास कैसे होगा? तभी रमेश की नजर बेड के नीचे रखे एक पुराने संदूक पर जाती है। अरे पापा ने ये दादाजी की संदूक कब से यहाँ रखी हुई है? रमेश उस संदूक को बाहर निकालता है और हथौड़ी से उसका ताला तोड़ने जाता है। नहीं रमेश, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। पापा को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे। खोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या है? क्या पता, शायद दादाजी ने हमारे लिए इसमें कोई खजाना छोड़ा हो। ऐसा कहकर रमेश उस पुराने संदूक को हथौड़ी से खोलता है, लेकिन उस संदूक में एक लूडो के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। ये देख, इसमें कोई खजाना नहीं बल्कि एक पुराना लूडो गेम है। अरे हाँ, चलो, और कुछ नहीं तो तुम्हें खेलने के लिए कुछ तो मिला। रमेश और सुरेश उस लूडो गेम को खेलने के लिए जब उसे सामने रखते हैं, तभी उसमें से आवाज आने लगती है। जादुई लूडो में तुम्हारा स्वागत है। जादुई लूडो? हमें पागल समझेगा है क्या? ये सच में एक जादुई लूडो है जिसमें खेलकर तुम जो चाहो वो जीत सकते हो। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन इसे खेलने के लिए यहाँ डाइस नहीं है। उसके बगैर हमारे टोकन्स आगे कैसे बढ़ेंगे? यही तो इस जादुई लूडो की खासियत है। ये लूडो डाइस से नहीं चलता। तुम्हें अपनी एक अच्छी आदत या तुमने किया हुआ एक अच्छा काम बताना होगा, उसके अनुसार यह टोकन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चलो फिर शुरू करते हैं।
तुम्हें कौन से टोकन चाहिए रमेश? लाल मेरा लकी कलर है, मैं लाल टोकन लूंगा। ठीक है, तो मैं पीले टोकन लेता हूँ। टोकन्स को आगे बढ़ाने के लिए अपना अच्छा काम बताओ। पहले मैं बताता हूँ, मैं हमेशा बड़ों का सम्मान करता हूँ। सुरेश के ऐसे कहते ही उसका टोकन आगे चलता है और उसके सामने एक चमचमाती साइकिल आती है। अरे वाह, मुझे ये साइकिल हमेशा से चाहिए थी। थैंक यू जादुई लूडो। चलो रमेश, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कोई काम नहीं बताया तो मेरे टोकन आगे नहीं बढ़ेंगे और मुझे कोई भी चीज नहीं मिलेगी। तभी रमेश के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं झूठ मूठ का कोई भी काम बता देता हूँ, इस लूडो गेम को थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। हाँ, यही सही होगा। मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ। सुरेश के ऐसा कहते ही उसका एक टोकन गेम से गायब हो जाता है और उसके सिर से सींग निकलने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सर से ये सब क्या निकल रहा है? ये जादुई लूडो है। इसके सामने तुम झूठ कहोगे तो तुम्हारा एक एक टोकन गायब हो जाएगा और तुम्हें सजा भी मिलेगी। सुरेश, अब तुम्हारी बारी। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई वक्त पे पूरी करता हूँ। सुरेश के ऐसा कहते ही उसका टोकन फिर से आगे बढ़ता है और उसके सामने एक नया टीवी वीडियो गेम आता है। जादुई लूडो फिर से रमेश को अच्छी आदत पूछता है और वो कुछ बता नहीं पाता। फिर से उसका एक टोकन गायब हो जाता है और उसकी पूंछ निकल आती है। रमेश हमेशा से ही अच्छी आदतों वाला लड़का है, इसलिए वो धीरे धीरे गेम में आगे बढ़ रहा है और उसे नए नए गिफ्ट मिलते जाते हैं। दूसरी तरफ रमेश उसकी बुरी आदतों की वजह से अब शैतान की तरह दिखने लगा है और गेम में उसका आखिरी टोकन बचा हुआ है। देखा रमेश, तुम्हें यह तुम्हारे बुरे बर्ताव की सजा मिली है। मैंने हमेशा तुम्हें अच्छा बर्ताव करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। हाँ सुरेश, तुमने सही कहा। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इसके आगे मैं हमेशा सही तरह से बर्ताव करूंगा। रमेश के ऐसे कहते ही उसका आखिरी बचा हुआ टोकन आगे बढ़ता है और रमेश के सर से सींग गायब हो जाता है। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? रमेश, पहली बार तुमने अपनी गलती कबूल कर ली, जो एक अच्छी बात है। तभी सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आया। रमेश, तुमने आज तक जो भी गलतियां की हैं उन्हें कबूल कर लो और तुम उन्हें सुधारने की कसम खाओ। ठीक है। रमेश ने जादुई लूडो के सामने अपनी हर गलती कबूल कर ली और धीरे धीरे उसका टोकन गेम में आगे बढ़ने लगा और उसका चेहरा भी धीरे धीरे पहले की तरह होने लगा। आखिर में रमेश लूडो जीत जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे मैं तो फिर से पहले जैसे हो गया। हाँ, लेकिन अब फिर से पहले की तरह शरारतें शुरू मत कर देना। तुम अच्छे बर्ताव का वादा करो तो मैं अपने सारे गिफ्ट तुम्हारे साथ बांट लूंगा। नहीं नहीं, मुझे मेरा सबक मिल गया है। बहुत अच्छे। उस दिन के बाद रमेश भी सुरेश की तरह अच्छा बच्चा बन गया। अब वो हमेशा सच बोलता है, बड़ों का सम्मान करता है और लोगों की मदद भी करता है। आप भी अच्छी आदतें डाल लीजिए। जादुई लूडो आपके पास कभी भी आ सकता है।